ये इसलिए सजा नहीं हुई कि वो मौलवी था। उसके पीछे एक घटनाक्रम आता है, 2019-20 की घटना है। मेरे पास एक रिपोर्ट आई, एक मंदिर में एक संत पर मिलने की नियत से 2 युवा जा रहे थे और जब उस युवाओं की जांच हुई तो उनके पास एक सामान्य ब्लेड मिली, उनसे पूछताछ करके छोड़ दिया गया। मैंने संत के बारे में डिटेल लिया और मैंने कहा दोनों युवा कौन थे। संबंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक को मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा दोनों युवा कौन थे। तत्कालीन जो हमारे डीजीपी थे उनसे मैंने कहा भी इन दोनों युवाओं के बारे में डिटेल लो। कहा साहब ये दोनों हिंदू युवा थे ऐसा। मैंने कहा भी देखो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, एक मुझे बताओ कि उनके पास मिला क्या। कहा साहब एक ब्लेड था। मैंने कहा कैसा ब्लेड था। कहा वो सर्जिकल ब्लेड होता है। मैंने कहा सर्जिकल ब्लेड ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, बहुत शार्प होता है। मैंने कहा बहुत छोटा सा होता है, 2 इंच का होगा और 2-2.5 इंच का यह शार्प इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक होता है कि अगर वह किसी को यहां कट मार दे तो मान के चलिए कि अगले 2-3 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा भी इतने खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जा रहे हैं और आप उसको हल्केपन से ले रहे हैं। मैंने कहा एक मालूम करो दोनों युवा वास्तव में जिस नाम से, जो नाम उन्होंने बताया है, ये नाम उन्हीं का है या छद्म नाम है। तो पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले अपना नाम उसी जनपद का बताया था, बाद में उसमें से एक युवा ने कहा कि साहब, एक उसने अपने दिल्ली का एड्रेस बताया, दूसरे ने हैदराबाद का बताया। मैंने कहा भी दोनों जगह भी मालूम करो और इनके बारे में डिटेल लो। पुलिस हर बार उन्हें पूछताछ करके छोड़ती थी, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा। तीसरे दिन जानकारी मिली कि साहब इन दोनों युवाओं का दिल्ली में बटाला हाउस से किसी एक सज्जन से संबंध है। तो बटाला हाउस का नाम आते ही मैं और चौकन्ना हुआ। मैंने कहा बटाला हाउस ये वही जगह है जहां 2008 में दिल्ली में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे, आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए। और बटाला हाउस में ये युवा जाते हैं तो मैंने कहा भी ये मान के चलो, पक्का मान के चलो कि दोनों युवा हिंदू नहीं हैं, आप इसको नोट करना, इनको पूछताछ करो। पूछताछ होती है, वे खुल लिए, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा हाँ साहब, हम लोगों के 3 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज इस्लाम स्वीकार कर लिए थे। अब चूंकि 3 पीढ़ी पूर्व हो चुका था तो लेकिन हम लोग फिर भी वे सच बोलने का नहीं, सच तो इनको अब बकना पड़ेगा। और इसके बाद जब हम लोग उसकी तह में गए तो वह उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के गए थे एक संत की हत्या करने के लिए। खैर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। हम लोगों ने कहा कि भाई ये बटाला हाउस में जिस सज्जन के पास जाते थे, देखो ये वास्तव में सज्जन ही है या कोई दुर्जन है। तो हम लोगों ने उसको बुलाना शुरू किया। एक बार आया तो फिर पुलिस ने छोड़ दिया, दूसरी बार आया फिर छोड़ दिया। मैंने कभी क्यों छोड़ दिया? कहा साहब वो तो एक सामान्य धर्मोपदेशक है। मैंने कहा क्या कोई हिंदू संत है क्या? कहा नहीं साहब। मैंने कहा उसका पूरा नाम? तो नाम भी उसका बड़ा अजीब था। तो मैं भौचक था कि सही नाम और सही तथ्यों को सबके सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है।
उसके बाद फिर हमने जब सख्ती से इस पे कार्रवाई आगे बढ़ाई तो हमने कहा भी उसके ऑफिस में जाकर के उसके पास कोई लैपटॉप होगा, उसका कंप्यूटर होगा, उससे जुड़े हुए अन्य उसके पास कुछ सामान होंगे, उसका फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, इन सबको लीजिए और अपने कब्जे में लेकर के एक बार इसकी सघनता से जांच कर लो। पकड़ में आया और पकड़ में आने के बाद जब हम लोगों ने जांच करनी शुरू की तो उन्होंने वह एक बहुत बड़े रैकेट को संचालित करता था और जिसका टारगेट होता था मूक बधिर बच्चे। उसमें जब हमारी कार्रवाई चल रही थी तो सबसे पहले मेरे पास शिकायत आई गुड़गांव से, और गुड़गांव से एक महिला ने कहा कि साहब मेरे बच्चे को जो मूक बधिर था, दिल्ली की एक संस्था में पढ़ता था, उसको जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवा दिया गया। फिर मेरे पास दूसरा मामला आया कानपुर का। कानपुर में एक युवा, एक छोटा, एक नौजवान लड़का मूक बधिर था, वह दिल्ली की उसी संस्था में पढ़ता था। तो अचानक रोजे के दिन थे, वह लड़का छुट्टी पे आया था, तब तक कोविड-19 प्रारंभ हो चुका था और वह उस दौरान जब वह अपने घर आया था तो छुप करके वह दिन में कुछ नहीं खाता था। रात्रि को उसको जो भोजन मिलता था वह अतिरिक्त भी लेकर के अपने कमरे में रखता था, सुबह 4 बजे खा लेता था और दिन भर कुछ नहीं करता था। तो उसकी मां को संदेह हुआ, ये सब क्या है, ऐसे क्यों कर रहा है? तो उसने छुप करके देखा तो वह नमाज पढ़ रहा था। तो उसकी मां ने उसको कहा, ये सब क्या कर रहे हो? तो अपनी मां को ही बोलने लग गया हो। अब उनकी समस्या क्या है? वो बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, लेकिन वह ये सब कृत्यों में लिप्त हो गया। हमने कहा भी ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, वो बोल नहीं सकता है, वह कैसे नमाज पढ़ सकता है? कैसे, कौन सिखा रहा उसको? तो फिर पता लगा कि बटाला हाउस से जुड़ी हुई उस संस्था के द्वारा, जो अपने को धर्मोपदेशक कहता था, उसके द्वारा वहां पर एक इस प्रकार के स्मार्टफोन उन बच्चों को दिए जाते थे जिसमें वह उसके माध्यम से कोड भाषा में उनके साथ संवाद बनाता था, उनको ट्रेनिंग देता था और स्मार्टफोन के माध्यम से सारी उनकी एक्टिविटीज संचालित हो रही थी। और धर्मांतरण का एक बहुत बड़े रैकेट को हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। ऐसे 500 परिवारों को उन्होंने अपनी चपेट में लिया था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। और उस बड़ी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अभी 3 महीने पहले माननीय न्यायालय ने उसमें से 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आप याद करिए, आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग जो छद्म रूप में धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं। और उस सौदेबाजी पे लगाम लगाना, उसको देखना समाज के प्रबुद्ध जनों का, समाज से जुड़े हुए जागरूक नागरिकों का यह दायित्व बनता है। यह केवल एक संगठन का काम नहीं, किसी सरकार का मात्र कार्य नहीं, बल्कि हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए, हर जागरूक नागरिक का कार्य होना चाहिए। और यही कार्य यहां पे टीस जैसी संस्थाएं, यहां पर दीपेश नायर जैसे नौजवानों के माध्यम से कर रही हैं और ये अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दीपेश जी आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपको यहां पर
प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से आपको सम्मान किया गया। सचमुच इस सम्मान का गौरव बढ़ा है, क्योंकि छद्म रूप से जो लोग हमारे बीच में हमारे ही लोगों को तोड़ करके धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके एक बड़े नेटवर्क को आपने एक ब्रेकर दे दिया है अपने संस्था के माध्यम से कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा को आपने तय किया, आपकी संस्था तय कर रही है और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज तो दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4% आरक्षण की सुविधा दी जा रही है और 16 से अधिक कैटेगरी को इसमें लिया गया है। अगर थोड़ा भी हम उन्हें प्रशिक्षित कर लें, थोड़ा भी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा लें, तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और याद करिए, प्रतिभा किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब की मोहताज नहीं होती है, हर एक जगह छुपी हुई है। अगर ईश्वर ने कहीं कमी की है तो उसकी पूर्ति भी करता है, याद रखना, उसकी पूर्ति भी करता है। और उसकी पूर्ति में हम सब सहभागी बन पाएंगे तो ये ईश्वरीय कार्य होगा। और ईश्वरीय कार्य से जुड़े हुए हैं आज के यशवंतराव केलकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री दीपेश नायर। मैं उनका और उनकी पूरी संस्था का हृदय से अभिनंदन करता हूं और यह प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार प्राप्त होने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी के बारे में यहां पर हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने आपके सामने विस्तार से रखा। अखिल भारतीय स्वरूप देने के साथ ही एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद तैयार हो, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों को ध्यान में रख करके वह कार्य कर सके। इन बातों को लेकर के जब विद्यार्थी परिषद कार्य करता है तो वह सचमुच आज की एक आवश्यकता बन जाती है और उन्हीं आवश्यकताओं को लेकर के यह युवाओं का एक संगठन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपने विद्यार्थी जीवन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके राष्ट्रवादी मिशन के साथ जोड़ने की एक आधारशिला है, उसे एक नई दिशा देने का माध्यम बनती है, उसे समाज के विभिन्न तबकों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के, युवाओं का एक सबसे बड़ा दुनिया का संगठन है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में युवा कौन है। जब युवा की हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हमारे बीच आते हैं, बहुत सारे बातें हमारे सामने आती हैं और मैं इस पे अक्सर चर्चा करता हूं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, 1857 की क्रांति, प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाने वाले, 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ उस युद्ध को प्रखरता के साथ लड़ने वाले, उस समय के जो अमर सेनानी थे बाबू कुंवर सिंह जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बिहार के आरा से लेकर के आजमगढ़ तक उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर हम उनकी चर्चा करते हैं, या संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण हो या वीर बंदा बैरागी हो या फिर एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा प्राप्त करने वाले वीर सावरकर,
यह भी तो युवा ऊर्जा के ही प्रतीक थे। उनकी आयु नहीं, उनकी शारीरिक अवस्था से नहीं, बल्कि उनके द्वारा दी गई प्रेरणा युवा ऊर्जा की ही प्रतीक थी। अक्सर हमारी शास्त्रीय परंपरा में जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में जो शास्त्रीय परंपरा है वो ये मानती है कि 2 वर्ष तक के बच्चे को हम शिशु कहते हैं, 5 वर्ष तक के बच्चे को हम कुमार कहते हैं और 15 वर्ष तक के बच्चे को किशोर कहते हैं। लेकिन 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की उम्र वो ये होती है जो युवा ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है, और यही युवा ऊर्जा हम लोग अक्सर मानते हैं। और यही कारण है कि यह ऊर्जा जब भी अंगड़ाई लेती है, जिस राष्ट्र के पास इस प्रकार की युवा ऊर्जा होती है, प्रतिभाशाली युवा ऊर्जा होती है, वह उस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी होती है। और इस दृष्टि से भारत सबसे सौभाग्यशाली राष्ट्रों में है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। 56% आबादी हमारी युवा है, और वह युवा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज कार्य करते हुए देश को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आप शास्त्रों का, पुराणों का और इतिहास का अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि जब भी अंगड़ाई ली है तो युवा शक्ति ने ही ली है। याद करिए रामायण काल को। उस समय प्रभु राम ने एक संकल्प लिया था, उनको वनवास हुआ। उन्होंने देखा कि राक्षस जंगल में, वनों में ऋषि मुनियों को मार रहे हैं, वहां के वनवासियों, गिरवासियों का शोषण कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ऋषि मुनि को मानने का मतलब, उनको प्रताड़ित करने का मतलब, वनवासी गिरवासियों को प्रताड़ित और शोषण करने का मतलब क्या था? भारत की ज्ञान की परंपरा को अवरोध करना, भारत के शोध और इनोवेशन के कार्यक्रम को बाधित करना, और वनवासी और गिरवासियों को शोषण का शिकार बनाने का मतलब था भारत की एकता को खंड खंड में विभाजित करना। और तब भगवान राम को एक संकल्प लेना पड़ा था कि निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। यानी इसका संकल्प लेने वाले प्रभु राम हो या फिर कंस के आतंक से त्रस्त मथुरा को भयमुक्त वातावरण देने वाले, उस भयाक्रांत से मुक्त करने वाले, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का संदेश देने वाले प्रभु श्री कृष्ण, या फिर पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले, या अप दीपो भव के माध्यम से अपने अंदर के ज्योति को देखने की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बुद्ध हो या महावीर, इन सबके जीवन को ले, या फिर आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की आयु तक जिए थे। मित्रों, अगर आप युवाओं की स्थिति को देखें, वीर अभिमन्यु महाभारत के सबसे ऊर्जावान युवाओं में हैं। जब 7 महारथी उन्हें घेर रहे हैं तो वीर अभिमन्यु की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष का एक युवा महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का परिचय दे रहा है, और एक नहीं कई कई कौरवों के महारथी घेर रहे हैं उनको। तब जाकर के वह वीर अभिमन्यु पर तब भी वह विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति उस कालखंड की थी। या फिर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहाऊं, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।
जो हट राखे धर्म को तिह राखे करतार का उद्घोष करने वाले महाराणा प्रताप। याद करिए, 27 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी का पहला युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था, मात्र 22,000 सैनिकों के साथ। महाराणा प्रताप की उम्र क्या थी? 27 वर्ष, और सेना थी 22,000 की। अकबर की सेना थी 1 लाख से अधिक। और लगातार 30 वर्ष तक महाराणा प्रताप इस युद्ध को लड़ते रहे, और अंततः अपने सारे दुर्ग और किलों को उन्होंने अकबर से वापस लेकर के उस समय भारत के स्वाभिमान और सम्मान की, स्वदेश और स्वाभिमान का क्या परिचय होना चाहिए, यह उन्होंने करके दिखाया था। हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सभी महापुरुष कौन थे? 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर की याद करिए, उस वीरांगना को जिसके बारे में कहा गया कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुगतानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए लड़ी थी, उम्र थी मात्र 26 वर्ष, और वह विजयी हुई थी। अंग्रेज उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका संदेश देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, इसका उद्घोष करने वाले काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ये सभी महान क्रांतिकारी, ये सब युवा ही थे। और वीर सावरकर को जब एक ही जन्म में 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी। वीर सावरकर दुनिया के पहले क्रांतिकारी हैं जिन्हें एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई थी। उस समय वीर सावरकर की उम्र मात्र 28 वर्ष थी। और याद करिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह, क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल, यानी ये सभी उस उम्र में देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर, और विद्यार्थी परिषद अक्सर उन कार्यक्रमों में सहभागी बनता है जिन्होंने पूरी दुनिया को संदेश दिया था भारत की वैदिक परंपरा के बारे में, और कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु जिए थे, मात्र 39 वर्ष की आयु। उनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी
उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। याद रखना, युवा केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर भी जहां इस युवा ऊर्जा का सम्मान हुआ है, सही दिशा मिली, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में कोई कोताही नहीं बरती। आज यहां पर हम लोग भले ही दिव्यांग जन के लिए कार्य करने वाली एक संस्था के को फाउंडर को यहां पे सम्मान किया जा रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर दृष्टिबाधितों की पहली जो प्रेस हुई थी ब्रेन लिपि में, वह उसके जो लुइस ब्रेल थे, उन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था, मात्र 15 वर्ष की आयु में। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि की थी, और न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि 23 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज डाला था। यह है युवा शक्ति। वह चाहे तो जहां चाहा वहां रहा, और मुझे लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका एक सशक्त प्लेटफॉर्म बन सकता है, बना है और बन सकता, और मजबूती के साथ बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें समय के सापेक्ष अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और वह है कि जब आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो पहले युवा ऊर्जा आ गई, युवाओं का संगठन भी है, लेकिन आपने अपना स्लोगन भी दिया है, ज्ञानशील एकता। ज्ञानवान बनने के लिए मुझे लगता है कि भारत से बड़ा, इससे बड़ा आग्रही कोई दूसरा नहीं रहा होगा दुनिया में। श्रीमद् भगवद गीता ने तो इसके बारे में कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम में विद्यते, यानी ज्ञान की परंपरा से पवित्र भारतीय मनीषा ने किसी अन्य कार्य को नहीं माना, और यही कारण रहा है कि हमारे यहां ऋषि परंपरा का प्राचीन काल से ही बड़ा सम्मान रहा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जिस भी स्टेज पर यह आवश्यकता पड़ी, भारत के ऋषि मुनियों ने, भारत के ज्ञान के वाहक उन महापुरुषों ने एक नया संदेश भी दिया। और मैं उसी संदर्भ में आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि वास्तव में ज्ञानवान बने। हम आज की तकनीक, विज्ञान और तकनीक से भागे ना। विज्ञान कुछ और थोड़े है। हमारे जीवन में कोई भी नया ज्ञान आ जाए वही विज्ञान है। हमारे जीवन में कोई भी नई तकनीक आ जाए, उस नई प्रौद्योगिकी के प्रति आग्रही बनना, वही वैज्ञानिक सोच है, वही वैज्ञानिक मानसिकता है। लेकिन हमें उससे भागना नहीं है। हम उससे अगर भागेंगे तो समय के सापेक्ष चलना यह आज की आवश्यकता है। काल का प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, समय का प्रवाह भी किसी की मोहताज नहीं होती है। वह देश काल और परिस्थितियों की परवाह के बगैर, व्यक्ति जाति मत और मजहब की परवाह के बगैर अपने कार्य, अपने चक्र को चलाता रहेगा,
अगर हम उस प्रवाह का हिस्सा बन करके उससे 10 कदम आगे बढ़ने की सोच पाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उस काल प्रवाह के स्वयं शिकार हो जाएंगे। मुझे याद है 1990 के प्रारंभ में जब देश भर के सरकारी बैंकों में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत हुई थी, शुरुआत में उसका भारी विरोध हुआ था। लोगों ने कहा कि साहब ये नई तकनीक आ गई, ये लोगों को बेरोजगार कर देगी। बहुत विरोध हुआ था, लोगों ने तरह तरह की बातें कही, लेकिन आज आप देख रहे होंगे केवल वहीं पे नहीं है, अब तो ई ऑफिस हो गया है, सब कुछ उससे जुड़ चुका है। जो कभी भारतीय मनीषा ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम की बात कही थी, आज तो पूरी दुनिया आपके स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गई है। और कहां तक टेक्नोलॉजी जा रही है। कंप्यूटर के लिए विरोध नहीं हुआ, इससे पहले प्रेस आया था तो हाथ से लिखने वाले जो लोग थे उन लोगों को लगा कि साहब अब हमारा धंधा चौपट होगा, वही लोग हड़ताल पे कर लिए, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। और हर एक विरोध प्रदर्शन में होता है कि अगर 10 लोग स्वाभाविक रूप से प्रभावित होने वाले होंगे तो 100 लोग उसमें तमाशबीन में जुड़ जाते हैं, फिर और भी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो संख्या ज्यादा दिखती है। लेकिन तब भी इसका विरोध हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस आया, प्रिंटिंग प्रेस का भी विरोध हुआ। लोगों ने कहा साहब ये सब आने के बाद धंधा चौपट होगा। चर्च को लगा कि साहब हमारा ज्ञान पर एकाधिकार अब समाप्त हो जाएगा, और भी तमाम लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन टेक्नोलॉजी किस्से का इंतजार नहीं की, वो बढ़ती गई। बिजली, टेलीफोन, टेलीविजन, हवाई जहाज, एटीएम, माइक्रोवेव, इंटरनेट, जीपीएस, यानी ये लगातार सोशल मीडिया, ये सभी एक एक करके आगे बढ़ते गए और सबको विरोध झेलना पड़ा। सारे विरोध भी झेल रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी तकनीक ऐसी नहीं जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा न बन पाई हो, दैनिक जीवन का हिस्सा बनी है। और याद रखना, हम लोगों को समय के प्रवाह की गति को समझना पड़ेगा। अगर हमने समय के प्रवाह की गति को नहीं समझा, उसके सापेक्ष अपने आप को नहीं लेकर के चले, तो वह दुर्गति जरूर कर देगा। और उस दुर्गति से बचने के लिए आवश्यक है कि हम विज्ञान और तकनीक से भागे ना। याद रखना, जब अच्छे लोक कल्याणकारी, राष्ट्र कल्याणकारी सोच का युवा विज्ञान और तकनीक के साथ जुड़ेगा, नई प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ेगा, तो वह स्वयं मजबूत होगा, समाज को मजबूत बनाएगा, राष्ट्र को भी मजबूत बनाएगा। इसलिए इससे भागने की आवश्यकता नहीं। हम भागते हैं तो लोग हमें क्या कहेंगे? हमारे बारे में कहेंगे कि हम तामसिक जड़ता के शिकार हैं। हमें तामसिक जड़ता का शिकार भी नहीं बनना है। हमें अपने आप की प्रासंगिकता भी बनाए रखनी है और हमें इस बारे में जरूर ध्यान देना होगा कि हर टेक्नोलॉजी के दोनों आधार होते हैं, वो दुधारी होती है। अच्छे लोगों के हाथों में जाएगी, सीलवान लोगों के हाथों में जाएगी, ज्ञानवान लोगों के हाथों में जाएगी तो लोक कल्याण का, राष्ट्र कल्याण का माध्यम बनेगी। अगर वही दोधारी तलवार नकारात्मक सोच के लोगों के हाथों में जाएगी, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, विध्वंसात्मक ताकतों को बढ़ावा मिलेगा, राक्षसी प्रवृत्ति को, दानवी ताकतों को उससे आगे बढ़ने के लिए अपनी नकारात्मक गतिविधि को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। और यह अक्सर देखने को मिला है
कि आज से नहीं, ये सृष्टि के कालखंड से देखने को मिलता है कि दैवीय शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां, ज्ञानवान और शीलवान शक्तियां हमेशा अपने को कहीं ना कहीं रिजर्व करके फिर कदम रखती हैं। और परिणाम क्या रहा? एक समय ऐसा भी आता है जब किसी दतीची को अपनी हड्डी दान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इसकी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। कीमत चुकाने का समय नहीं, बल्कि अपनी तकनीक का कीमत लेने का समय है, और उस कीमत के लिए हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मुझे बताइए ना, आज आपको, आप में से बहुत सारे युवा होंगे या किसी को भी, कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी को कोई एक आलेख तैयार करना है, आपको सामान्य रूप से तैयार करने में 4-6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगेंगे, अगर किसी एक फील्ड के बारे में आपको तैयार कोई जानकारी है या नहीं है। लेकिन आप चैट जीपीटी के पास जाइए, उस सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो वह आपको अगले 2 मिनट में, 3 मिनट में आपको एक आलेख दे देगा। और ठीक है, यह आपके विवेक और आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप उसमें कितना सुधार कर सकते हैं। वह आपको एक आलेख बना के दे देगा। मैंने स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से मेरे कार्यालय ने अनुरोध किया था। उन्होंने भेजा था कार्यक्रम के बारे में, और कार्यक्रम में प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी के बारे में। यहां से गया था 1 पेज का, मैं चैट जीपीटी पे गया और मुझे 4 पेज का वहां से पूरा अपने आप एक आलेख मुझे मिल गया, हम लोगों को मिल गया। तो चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने लोगों को बेरोजगार करेगी? क्या हम इसे रोक पाएंगे? और नई प्रौद्योगिकी के अनुकूल होकर के अगर हम उसका सदुपयोग करना सीख लें तो यह न जाने कितने लोगों के हाथों को काम दे सकता है, कितने लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। हां, यह उससे है कि उसके जो नैतिक निहितार्थ हैं, उसका एक सुरक्षात्मक ढांचा हमारे पास होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए उसकी, कैसे हमें करना है। और हम लोगों को अगर मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखना है तो टेक्नोलॉजी अच्छे लोगों के हाथों में होनी चाहिए। याद रखना, अच्छे लोग अगर उससे भागेंगे तो आप उसको, मुझे नहीं लगता है कि फिर उस टेक्नोकाल के प्रवाह में हम कहीं अपने को हम कोई स्थान प्राप्त कर पाएंगे। हम लोगों ने पूरी दुनिया भी देख रही है, आपने एटॉमिक पावर को भी देखा है, उसको दोनों रूप हैं। उसका एक पॉजिटिव पक्ष है कि आप उससे ऊर्जा प्राप्त करके कोई एटॉमिक पावर स्टेशन स्थापित कर सकते हैं जहां से बिजली लोगों को मिले, बहुत सस्ती बिजली पड़ेगी, तकनीक महंगी होगी लेकिन बाद में बहुत सस्ती पड़ेगी, पॉल्यूशन फ्री होगी। लेकिन दूसरा पक्ष उसका वह भी है कि एटम बम बना करके मानवता के विनाश का बीज भी उसमें निहित करता है। सवाल यह होता है कि वह किसके हाथ में जाता है, कौन लोग वह उसका इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, शुद्ध विज्ञान के बारे में यह कहा जाता है कि वह निरपेक्ष है, उसके बारे में कहा जाता है कि वह वास्तव में ऑब्जेक्टिव है। मनुष्य की बुद्धि ही सब्जेक्टिव है, वो चेक करता है, देखता है, जाति मत मजहब देख करके फिर उसके अनुसार उसको तय करता है, और उससे किसी का भला नहीं होने वाला है। और अब तो हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ऑटोमेशन आ गया, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन आ गया, आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वहां आ गया है, बायोमेट्रिक तकनीक किस रूप में आ चुकी है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है, और कहां तक पहुंच चुके हैं। सबकी प्राइवेसी भी आज कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है।
कोई उससे अपने आप को नहीं कर सकता। यानी केवल अभी तक फोटोशॉप के बारे में सुनते थे, अब तक हम लोग डॉक्टर तस्वीरों के बारे में सोचते थे, लेकिन अब तो पूरी की पूरी फिल्म ही जनरेट हो जा रही है हूबहू आवाज के साथ। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों 2-3 बड़े साइबर अपराध के मामले यूपी में आए थे। हमारे सरकार के एक मंत्री को उसके पुत्र की आवाज में आवाज आए कि इतना पैसा आप जमा कर दीजिए और नहीं करेंगे तो फिर बेचारा क्या, बाद में पता लगा कि ये तो सब गलत है। यानी पूरी की पूरी आवाज, पूरी उसकी आवाज और उसकी फोटो के साथ पूरी फिल्म सामने आ गई और सब फेक था। डीप फेक वहां तक जा चुका है और उस तक मुझे लगता है कि वह एक खतरा उसका भी है। जब टेलीफोन आया था, मोबाइल फोन आया था, यानी मोबाइल फोन आया था, मुझे याद है गोरखपुर में भी 1999-2001 में मोबाइल फोन मिलने प्रारंभ हुए और मोबाइल फोन मिलने प्रारंभ हुए तो मेरे गुरुजी ने मुझे एक मोबाइल फोन उपलब्ध करवाया। ओसा का इतना बड़ा फोन होता था, मिला। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का उसमें 16 रुपए पर कॉल लगता था। तो मैंने एक महीने इस्तेमाल किया, उसका 10,000 रुपये बिल आया। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि पैसा तो तुम्हें अपने पास से भरना पड़ेगा, तो मैंने वो वापस कर दिया। आज आप देखते होंगे उसकी कीमत बहुत कम हो चुकी है। इनकमिंग का तो ना हो गया है, आउटगोइंग का भी ना के बराबर है। लेकिन उसमें अब 2G के बाद 3G आया, 4G आया। लोग आशंका करते थे, जब भी कोई तकनीक आती थी तो लोग एक आशंका व्यक्त करते थे, क्या होगा। 5G के बारे में आशंका व्यक्त की, 5G को लोगों ने अपना लिया। अब 6G की तैयारी हो रही है। ये जी पता नहीं कहां तक जाता है, ये जी का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों को स्वयं भी उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वर्चुअल रियलिटी भी है और ऑगमेंटेड रियलिटी भी हम सबके सामने है। कहां हम जा रहे हैं। और यही नहीं, ड्रोन्स, हम चालक रहित विमान की बात सुनते थे, चालक रहित कारें भी आ गई हैं, ड्रोन्स आ गए हैं। ड्रोन्स को भी आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी क्षमता के ड्रोन आ गए। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में और खेती में भी जीन एडिटिंग के बारे में। यानी ये बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इनको रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं, ये रुकेगा नहीं। इसको रोकने के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है और वह चुनौती है जो प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी ने कहा था। वह चुनौती है मानव को मानव बने रहने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की इस चुनौती के लिए उसको ज्ञानवान होना पड़ेगा, उसको शीलवान होना पड़ेगा, उसको वैदिक परंपरा के इस उद्घोष को अंगीकार करना पड़ेगा जो हमारा वैदिक परंपरा कहती है, सम गच्छध्वम सम बदध्वम सम नो मनासी, जानताम के इस उद्घोष को अंगीकार करते हुए कि सब एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक टीम वर्क के साथ एक धर्म के बारे में। राष्ट्र धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है और यही एक लक्ष्य लेकर के जब हम चलेंगे तो हम मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। याद रखना, राष्ट्र धर्म के मार्ग में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना परस्पर एकता से ही संभव हो पाएगा। परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हो पाएगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस ऊर्जावान शक्ति के बल पर, छात्र शक्ति के बल पर, क्योंकि यही छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो कहता है
कि युवा कल का नहीं आज का नागरिक है, और आज का नागरिक है तो उसको हम लोग आज के दिन पर ही उस राष्ट्र धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा करके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के सामने देश की शताब्दी वर्ष के लिए जो टारगेट तय किया है, कैसा भारत चाहिए, वह विकसित भारत, विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक स्वावलंबी भारत, और उस स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस दिशा में एक सकारात्मक पहल को लेकर के आगे बढ़ रहा है। यह अत्यंत अभिनंदनीय है, और 70वां अधिवेशन यहां पे बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक प्रेस गीता प्रेस की इस कर्मभूमि पर महान क्रांतिकारी शहीद बंधु सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के इस क्रांति धरा पर यह 70वां अधिवेशन, और इसमें भी प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार सम्मान का आयोजन अत्यंत सराहनीय पहल और अभिनंदनीय है। मैं एक बार फिर से पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री नायर को हृदय से उनको बधाई देता हूं, उनके कार्य की सराहना करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं टेक्नोलॉजी हम उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं जो लोग अब तक इससे वंचित हैं और उसके लाभ से किन्हीं कारणों से उन्हें रोका गया है। अगर हम उन तक पहुंचा पाएंगे तो राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति करने वाले नकारात्मक ताकतों को हम परास्त करने में सफल होंगे। इस संपूर्ण आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।